एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्ले। आज की इस वीडियो में हमने वो 6 एलिमेंट डिस्कस करने हैं जो एरिस्टोटल ने दिए थे। उसने कहा था कि अगर ये 6 एलिमेंट साथ मिला दिए जाएं तो प्ले लिखा जा सकता है। प्ले को उर्दू में ड्रामा भी कहते हैं, इंग्लिश में भी ड्रामा कहते हैं, यानी कि ड्रामा और प्ले एक ही चीज़ का नाम है। और एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने 6 एलिमेंट दिए थे। उसने कहा था ये 6 एलिमेंट मिला दोगे तो प्ले बन जाएगा। पहला एलिमेंट उसमें प्लॉट था, फिर कैरेक्टर, थीम, लैंग्वेज, रिदम और आखिर में स्पेक्टिकल था। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको YouTube पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के ऊपर मैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल प्योरिटन एज की जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो वीडियो में जो भी नोट्स आपको दिखाए गए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.bseln.com, वहाँ से भी आप सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस करना है 6 एरिस्टोटलियन एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले। एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने बताया कि लिटरेचर के वर्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उसने बताया कि पोइम कैसे लिखते हैं, ड्रामा कैसे लिखते हैं, प्ले कैसे लिखते हैं, नॉवल कैसे लिखते हैं, ट्रेजेडी कैसे लिखते हैं, कॉमेडी कैसे लिखते हैं। क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र था, वो लोगों को फ़िलासफ़ीज़ देता था, आइडियाज़ देता था। उसने कहा कि एक प्ले जब प्ले कहलाएगा जब उसके अंदर ये 6 एलिमेंट मौजूद होंगे। अगर ये 6 एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो प्ले नहीं कहलाएगा, वो ड्रामा नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट उसके अंदर प्लॉट था। प्लॉट उसने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट ऑन अ स्टेज। अब तो ड्रामे टीवी पे आते हैं, लेकिन पहले ड्रामे स्टेज पे परफॉर्म कराए जाते थे। थिएटर में ड्रामे को परफॉर्म कराया जाता था और उसको हम स्टेज भी कह सकते हैं। एक ऊंचा सा थिएटर होता था, एक ऊंची सी जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसके नीचे वहाँ पे सीट्स लगाई जाती थी, ऑडियंस बैठ के देखते थे और पर्दा गिरता था तो सीन चेंज हो जाता था। जैसे आज भी द कपिल शर्मा शो देखें आप, तो उसके अंदर एक स्टेज है, फिर सीट्स लगी हुई हैं और वो कर्टन गिराते हैं और स्टेज चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल थिएटर ऐसे ही होता है और पहले ड्रामे ऐसे परफॉर्म कराए जाते थे। जब एरिस्टोटल मौजूद था, उसके बाद शेक्सपियर, 16th सेंचुरी, इनके अंदर यही होता था जब तक कि टीवी नहीं आया। प्लॉट को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि पहले प्ले या ड्रामे कैसे परफॉर्म होते थे, क्योंकि डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। तो प्लॉट जो होता है वो अरेंजमेंट है इवेंट्स की और इंसिडेंट की जो स्टेज पे प्ले की जाती हैं। स्टेज पे जब ड्रामे को परफॉर्म कराया जाता था तो पहला सीन पहले, दूसरा सीन बाद में, फिर तीसरा सीन, फिर आखिरी का सीन, इस तरह दिखाया जाता था। यानी कि इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो होते थे वो अरेंजमेंट से दिखाए जाते थे, यानी कि सीक्वेंस वाइज दिखाए जाते थे। आप जब भी शेक्सपियर या कोई पुराना प्ले पढ़ते हैं उसके अंदर आपको एक्ट्स दिए गए होते हैं और एक्ट के अंदर भी सीन मौजूद होता है। तो हर सीन एक्ट से बिलोंग करता है। एक्ट एक होता है जिसको कहते हैं कि जिसके अंदर एक बात बयान की गई होगी, एक इवेंट बयान किया गया होगा। उसके अंदर सीन चेंज होते हैं। कभी सीन दिखाया जाता है गांव का, कभी दिखाया जाता है शहर का, कभी हीरो हीरोइन का, कभी घर का, कभी बाहर रोड का। तो वो सीन चेंज होते रहते हैं। इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ प्लॉट दिखाया जाता है। प्लॉट कह सकते हैं कि सीढ़ियों की तरह है कि पहली सीढ़ी पहली सीढ़ी पे पहले कदम रखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आखिरी, जब तक कि आप ऊपर पहुंच नहीं जाते। तो प्लॉट जो है वो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है कि कौन सा इवेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्ले देखते हैं तो उसके अंदर हीरो हीरोइन कैरेक्टर को मुतारिफ कराया जाता है पहले एक्ट के अंदर। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है। उसके बाद जब आप सेंटर में प्ले के पहुंचते हैं तो आप क्लाइमेक्स महसूस करते हैं, तो आप हाइप महसूस करते हैं, उलझी हुई स्टोरी महसूस करते हैं और उसके बाद आखिर में रेजोल्यूशन होता है। आखिर में हकीकत पता लगती है कि विलन असल में था कौन। अगर फ़र्ज़ करें विलन आपको शुरू में ही बता दें तो इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहती कि जितना आखिर में उसके पता लगने पर लगती है। तो एक जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, उसको हम प्लॉट कहते हैं। एक और डेफिनेशन है कि प्लॉट क्लियरली डिफाइंड द प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर टू सॉल्व। प्लॉट जो है वो कैरेक्टर की प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट होती है प्ले के अंदर और उस फिर सीक्वेंस वाइज चलती रहती है, फिर आखिर में जो रिजॉल्व होती है, ये पूरा प्लॉट होता है। प्लॉट को हम कह सकते हैं कि वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है जो स्टेज पे परफॉर्म करने हैं, यानी कि पहली चीज़ को पहले परफॉर्म करना, सेंटर की चीज़ को मिडल में करना, उसके बाद कंक्लूजन को दिखाना। मोस्टली प्ले जो होते हैं जब स्टार्ट
दिखाया जाता है, ड्रामा शुरू होता है तो उसमें इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, फिर सेंटर के अंदर आके एक्सपोजिशन करते हैं, एक्सपोजिशन चीज़ों को दिखाते हैं, क्लाइमेक्स दिखाते हैं और उसके बाद आखिर में रेजोल्यूशन या कंक्लूजन दिखाते हैं। प्ले राइटर प्लॉट को क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए क्योंकि यही जान होती है स्टोरी की। अगर आप कोई भी प्ले या ड्रामा देखें जिसके अंदर मर्डर दिखाया गया हो और मर्डर का आपको पहले से ही बता दें कि किस बंदे ने मर्डर किया है, तो फिर आपको इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर सस्पेंस बनाए रखें, पता ना लगे कि मर्डर किसने किया और आखिर में पता लगे कि वो जो साथ वाला बंदा खड़ा था उसने मर्डर किया है, तो वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, एक इनक्रेडिबल फीलिंग आपके अंदर डेवलप करता है, एक एस्टॉनिशिंग सा ट्रुथ आपके सामने लेके आता है जिससे आपको मज़ा आता है। सेकंड पॉइंट जो मेरे पास मौजूद है वो कैरेक्टर है। प्ले के अंदर जितने भी लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं वो तमाम कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स को एजेंट्स ऑफ प्लॉट भी कहते हैं। पूरा जो प्लॉट होता है, प्लॉट कहानी भी है, तो जो कहानी है वो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है और कैरेक्टर जो हैं वो कहानी हम तक पहुंचाते हैं। कैरेक्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो पूरे प्ले के अंदर काम कर रहे होते हैं। स्टार्ट में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वही पूरी प्ले की जान होते हैं और आखिर में उनकी रिकग्नाइजेशन कराई जाती है। जितने भी आपने प्ले पढ़े होंगे, ड्रामा आपने देखे होंगे जिसमें ईडिपस है, एंटनी है, सोक्रेटिस का, इसके अलावा आपने अगर शेक्सपियर को पढ़ा है उसमें हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबथ है, किंग लेयर है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है। इन सब के अंदर कैरेक्टर मौजूद होते हैं। कैरेक्टर को एजेंट कहा जाता है जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। हर इंसान एक कैरेक्टर है। अगर एनिमल भी मौजूद है और उसके ज़रिए कुछ पोर्ट्रेट किया जा रहा है, इन थिएटर ऑफ अब्सर्ड अगर आप देखें जिसके अंदर वेटिंग फॉर गॉडोड है, उसके अंदर डॉग्स दिखाए जाते हैं, तो वो तमाम कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर बेसिकली वो एजेंट है जो प्लॉट के अंदर की स्टोरी कन्वे कर रहा होता है। कैरेक्टर्स मोस्टली इंसान होते हैं जो डायलॉग बोलते हैं, जो इवेंट्स को बताते हैं। इसके बाद थीम क्या होती है? थीम प्ले की जान होती है। राइटर ने प्ले क्यों लिखा, क्या रीज़न थी, जो रीज़न थी उसको हम थीम कह सकते हैं, या जिस चीज़ पर लिखा उसको हम थीम कह सकते हैं। थीम को हम कह सकते हैं कि प्लॉट जो होता कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो किसी थीम पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीम है फेमिनिज़म, औरतों के हकूक़ पे कोई प्ले लिखा गया है जैसे कि मेजर बारबरा, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि थीम फेमिनिज्म मौजूद है। इसी तरह अगर हम हैमलेट को देखें तो उसकी थीम ट्रेजेडी है, प्रोकास्टिनेशन है। एक प्ले के अंदर कई थीम्स मौजूद हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली राइटर जो सबसे पहले आइडिया उसके दिमाग में आता है और उसके बारे में वो प्ले लिखना स्टार्ट करता है, उसको सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया कहते हैं। वो कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, कॉमिक और ट्रेजेडी दोनों हो सकती है, वो सस्पेंस हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो मेन आइडिया जिस पे प्लॉट बनाया जाता है, जिसके बारे में प्ले लिखा जाता है, उसको हम थीम कहते हैं। ये कोई भी फिनोमेना हो सकता है, ये कोई भी आइडिया हो सकता है, ये कोई भी बात हो सकती है। थीम नेचर भी हो सकती है, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है, फिलॉसफी भी हो सकती है। कोई चीज़ भी थीम, जिस बात पे राइटर अपना प्ले लिख रहा होता है उसको थीम कहते हैं। लैंग्वेज या डायलॉग जो हैं वो फोर्थ एलिमेंट है। कैरेक्टर जो भी प्ले में मौजूद होता है, जब वो जो भी बात कहता है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं, उसको हम डायलॉग कहते हैं। जितने भी ड्रामा या प्ले लिखे जाते हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म कराए जाते हैं, उनके अंदर अगर एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज मौजूद है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बात हो सकती है, वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ऑडियंस को बात समझ आ सके। आसान ज़बान में मैं आपको समझाऊं तो प्ले के अंदर कैरेक्टर जितने भी डायलॉग बोलता है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं, उसको हम डायलॉग भी कह सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मोस्टली नैरेटिव और ड्रामेटिक। अगर कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सस्पेंस मौजूद है, कैरेक्टर्स को सही अभी पता नहीं लगा कि ड्रामे में ख़राब कौन है, तो वो ड्रामेटिक है। और अगर एक स्टोरी की तरह थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन उसको बता रहा है, नरेट कर रहा है, तो वो नैरेटिव है। लैंग्वेज प्ले की मोस्टली डिफरेंट किस्म की होती है। वो हाईलाइटेड लैंग्वेज होती है, कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया होता है, कुछ पे नहीं किया गया होता। अगर डॉक्टर्स पे लिखा गया है ड्रामा और प्ले, तो डॉक्टर वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होगी जो वो हॉस्पिटल में यूजुअली कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोर्ट और लॉ से रिलेटेड, जैसे कि आपने ड्रामा अगर सूट्स देखा हो जो कि ब्रिटिश ड्रामा है, तो आपको पता लगेगा कि लॉ फर्म से रिलेटेड, कंपनीज से रिलेटेड बात की जाती है। तो हर प्ले की, हर ड्रामे की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, मीन डायलॉग होते हैं जो उसके कैरेक्टर अदा करते हैं, जिससे सेंस और एसेंस महसूस होता है प्ले का, ड्रामे का। ये भी थीम और प्लॉट को हाईलाइट करते हैं।
फिफ्थ एलिमेंट जो मेरे पास मौजूद है वो रिदम है। मैंने आपको बताया कि प्ले जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कराया जाता है, थिएटर में परफॉर्म कराते थे, ड्रामे को थिएटर पे दिखाते थे, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता था। जैसे कि अब हीरोइन अगर सैड है तो सैड म्यूज़िक बजेगा, ला 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 वाला, और अगर कोई ट्रेजेडी चल रही है तो धूम 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 म्यूज़िक बजेगा। म्यूज़िक की हारमनी होना ज़रूरी है प्लॉट से, कैरेक्टर से, लैंग्वेज से और स्पेक्टिकल से। जंगल का सीन दिखाया जा रहा है और उसमें मोटरसाइकिलों की आवाज़ें आ रही हैं, बूम बूम बूम, तो आप कहेंगे कि प्ले वाले ने बड़ी मजाक की हमारे साथ। रिदम नहीं मिलेगा। रिदम का मतलब ये है कि जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट प्ले में दिए जाते हैं, सीन में दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर में दिखाए जाते हैं, डायलॉग बोलते हुए दिखाते हैं, वो रिदम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ड्रामे जब आप देखते हैं उनमें कोई एक मुसीबत आई होती है तो वो म्यूज़िक बजाते हैं, डिशुम 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 डिशुम। जब वो म्यूज़िक डिशुम डिशुम का है, वो क्या है, वो प्ले का रिदम है। उससे लोगों में सस्पेंस, उनके इमोशन को उजागर किया जाता है और प्ले के अंदर प्ले के अकॉर्डिंग म्यूज़िक बजाया जाता है। अगर कोई मर गया है तो उसके ऊपर गाने वाला रॉक म्यूज़िक नहीं बजाया जा सकता, उस पर सैड म्यूज़िक बजाया जाएगा। तो ये रिदम होता है जो कि थिएटर पे भी फॉलो किया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मूड को सेट करता है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल को आप ले सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है। स्टेज पे जब ड्रामा परफॉर्म कराया जा रहा है या ड्रामा टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बैकग्राउंड में दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें जैसे कि हीरो हीरोइन के कॉस्ट्यूम, लाइट, साउंड, एक्टर जो सेट पे मौजूद हैं, कुर्सियाँ, सारी चीज़ें स्पेक्टिकल हैं। और ये स्पेक्टिकल इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि सीन में शिद्दत पैदा की जा सके। स्पेक्टिकल से इंसान का मूड सेट होता है। फॉर एग्जांपल हीरोइन जो है वो फटे पुराने कपड़ों में खड़ी है और गरीब घर में खड़ी है, तो आप समझ जाएंगे कि हीरोइन गरीब है। इसी तरह हीरो जो है वो दरख्तों में खड़ा हुआ है, जंगल में खड़ा हुआ है, शेर की आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि जंगल का सीन है। तो स्पेक्टिकल्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि क्या मूड, क्या टून इस वक्त चल रही है। प्ले के अंदर राइटर क्या बताना चाह रहा है, कौन सा सीन दिखा रहा है, जंगल का दिखा रहा है, शहर का दिखा रहा है, गुर्बत का दिखा रहा है, अमीरी का दिखा रहा है। तो जितना भी बैकग्राउंड में सामान मौजूद होता है, जो करेक्टर के ऊपर भी कॉस्ट्यूम वगैरह, उसका मेकअप वगैरह बता रहा होता है कि सीन किस बारे में होगा। आगे फर्दर जो एलिमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनके नोट्स मैंने दिए हुए हैं डिटेल के अंदर, आप वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अलावा नोट्स PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 6 एलिमेंट ऑफ प्ले समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।